नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। चुनावी खबर अखबार पर नजर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रही, क्योंकि अगले घंटे में हम आपको तमाम बड़े अखबारों की बड़ी सुर्खियों से अवगत कराएंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको तमाम खबरें समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि सपा और कांग्रेस को सीमा पार से समर्थन करे है जिहादी। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। आईएनडीआई गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापस लाएंगे, सीए कानून को रद्द करेंगे। भारत विरोधी ताकतें भी यही चाहती है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा विपक्ष पर। तो कहीं उन्होंने कहा कि सीमा पार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जिहादी। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान इनके लिए दुआ कर रहा है। और देखिए, देश में वोट जिहाद की अपील भी लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ये निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर। बिल्कुल देखिए, और इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक भास्कर में। यहां आप देखेंगे किस तरह से पाक में इंडी गठबंधन के लिए दुआ की जा रही है, जिहादी समर्थन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया, उनकी ओर से बयान दिया गया और सीधा इशारा इंडी गठबंधन पर था। ये सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है। देखिए, साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मिर्जापुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने चुनावी मैदान में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की ओर से इंडिया गठबंधन के लिए दुआएं की जा रही है, मोनिका, कि वो जीत जाए। और देखिए, आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान खान सरकार में मंत्री ने फवाद चौधरी, उन्होंने जो है राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, पोस्ट किया था और कहा था कि राहुल इज ऑन फायर। और अभी कुछ दिन पहले ही, अभी जब मतदान हुए हैं 25 तारीख को, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो है पोस्ट किया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने फौरन जवाब दिया और कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, हमारा चुनाव है, हम जानते हैं हमें क्या करना है, और आप अपनी जो समस्याएं हैं, पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं, पाकिस्तान भुखमरी से इस वक्त जूझ रहा है, आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है, तो आप इन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, हमारी चिंता छोड़ दें। बिल्कुल देखिए, और जिन बातों का जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह से जान गया है। ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, घोर जातिवाद और घोर परिवारवादी हैं और इसी नजरिए से ये काम करते हैं। इस बात का जिक्र किया गया। न केवल परिवारवाद का आरोप लगा इंडी गठबंधन पर, बल्कि ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने 2012 में सपा की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र का भी जिक्र किया, जिसके जरिए उन्होंने आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को उठाया गया, प्रेयर्स इन पाकिस्तान फॉर एसपी कांग्रेस विक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दुआएं पड़ी जा रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। देखिए, चूंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी, और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर का भी बयान आया था, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, और उन्होंने भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान से डरने की जरूरत है, चूंकि वो भी एक परमाणु शक्ति वाला देश है। ऐसे में बातचीत से ही मामलों को सुलझाना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी परमाणु है। तो इसे लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आक्रामक होते हुए नजर आए थे और कहा था कि कहीं ना कहीं ये भारतीयों के बीच क्या डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने मामलों को उठा सके? भारत लगातार पाकिस्तान से कह रहा है कि आप अपने आंतरिक मामलों से उन्हें सुलझाइए, और अगर आप नहीं सुलझा पा रहे, अगर आपको मदद की दरकार है, तो आप भारत से कहिए, भारत तैयार है आपकी मदद करने के लिए, अगर आप आतंकवाद से नहीं निपट पा रहे हैं। तो ये सब तो पाकिस्तान नहीं कर रहा, लेकिन वो भारत में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं के पक्ष में पाकिस्तान की तरफ से टिप्पणियां हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर चुनावी माहौल है, ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। बिल्कुल देखिए, और न जाने क्यों इस बार 2024 चुनाव में
पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर पाक का जिक्र किया जा रहा है, मुसलमानों का जिक्र किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि अब जो इंडी गठबंधन है, शहजादे जो हैं राहुल गांधी, उन्हें जिताने के लिए पाकिस्तान में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। चलिए बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की पूजा। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। कहा 2 जून को केजरीवाल जेल तो 6 जून को राहुल विदेश चले जाएंगे और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। शाह ने कहा, हमने 10 सालों में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बनाया, यूसीसी को लेकर आए, बहुमत के दुरुपयोग करने का भी इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। तो ये देखिए आपको खबर भी दिखा रहे हैं, 2 जून को केजरीवाल जेल और 6 को राहुल चले जाएंगे विदेश। ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से निशाना साधते। उन्होंने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और सीए का लगातार विरोध कर रहे हैं। सीए एक ऐसा कानून जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत के बाहर भी जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं दूसरे समुदाय के, मुस्लिम्स को छोड़कर, उन्हें भारत नागरिकता देने के लिए तैयार है। तो इसे लेकर भी विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। तो इसे लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें निशाने पर लिया और कहा है कि ये तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जैसे ही नतीजे आएंगे 4 जून को, उसके बाद जो है राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे घूमने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि देखिए 1 जून तक तो अरविंद केजरीवाल के पास जमानत है और उसके बाद तो उन्हें भी वापस जेल लौटना ही है। यानी कि ये भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है उनको जो है बहुमत हासिल होगा, 400 पार उनके पास जाएंगे, लेकिन जो इंडी गठबंधन है उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और देखिए बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था, ये भी आरोप केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है। देखिए आपको ये समझना होगा कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जब भी चुनावी प्रचार, चुनावी सभा करते हैं, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी काम किए गए हैं, विकासी योजनाएं जो चलाई गई और देश का विकास किया गया, उन बातों का जिक्र किया जाता है, चाहे उसमें 370 हो, 3 तलाक हो या फिर पीओके ही क्यों ना हो। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य, हमारी मंशा देश का विकास है, लेकिन विपक्ष देश का विकास कभी नहीं करना चाहती है और इस तरह से सवाल जो है वो खड़े किए जाते रहे हैं अमित शाह की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और न केवल सवाल खड़े किए जाते बल्कि चुनाव के दौरान इन बातों का जिक्र कर एक कोशिश, एक प्रयास ये भी किया जाता है कि जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष तैयार हुआ है, उसे इस बार 2024 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े और 400 पार का जो टारगेट तय किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसे वो आसानी से अचीव कर पाए। मोनिका, बिल्कुल। और देखिए इसमें यह भी जिक्र किया गया कि अमित शाह ने कहा कि पंजाब के बगैर ना तो देश सुरक्षित रह सकता है और ना ही देश का पेट भर सकता है। कांग्रेस ने हमेशा पंजाब को जख्म देने का काम किया है, आजादी के दौरान विभाजन का घाव दिया है, उग्रवाद का घाव दिया है, दिल्ली में सिखों का नरसंहार किया है। कांग्रेस ने किए हैं सारे काम और पंजाब को नशे की आग में झोंकने का काम भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है और मोदी 3.2 अगर सत्ता में आती हैं तो पंजाब से नशे को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जाहिर तौर पर नशा एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में और इसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और कहा है कि अगर सत्ता में आएंगे तो पंजाब का खास ख्याल रखा जाएगा और पंजाब से जो नशे की समस्या है युवाओं के बीच, उसे भी जड़ से खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, बढ़ते आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए गए, लेकिन मुश्किल समय में हिमाचल की मदद नहीं की गई। और हिंदुस्तान टाइम्स के पेज नंबर 1 पर इसे तरजीह दी गई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी सरकार किसानों के साथ तो छल कर रही है, लेकिन उद्योगपतियों के हाथों उसने देश के लाखों करोड़ों रुपए लुटवा दिए हैं। ये देखिए, मोदी वेव्स लोन्स ऑफ रिच बट डिडंट गिव फ्लड रिलीफ्स टू हिमाचल, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो देखिए चुनावी माहौल है और अब एक चरण का चुनाव बाकी है, ऐसे में बयानबाजी जो है वो और ज्यादा तल्ख होनी लाजमी हो जाती है। और देखिए राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 16 लाख करोड़ के
जो लोन है वो माफ किए हैं 22 उन लोगों के जो अमीर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिमाचल के लोगों को 9 करोड़ देने में फेल हो गए हैं। जिस तरह से वहाँ पर डिजास्टर हुआ था, बड़ा हिमाचल में वहाँ पर स्थिति हो गई थी बाढ़ की, ऐसे में वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनिंदा लोगों की पार्टी है, वो सिर्फ उद्योगपतियों का भला करती है, जबकि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी मदद नहीं की जाती है। तो ऐसे में अगर गरीब लोग अपने हक की बात चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो सके, तो उन्हें देश में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, या फिर यूँ कहें कि INDIA को वोट देना होगा। कि तमाम बातें राहुल गांधी जो है एक रैली के दौरान कहते हुए नजर आए। चूंकि हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि देखिए, जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त मदद नहीं की थी। चलिए बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जान से मारने और दुष्कर्म की मिल रही है धमकी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल और उन्होंने 26 मई को यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ वीडियो पोस्ट किया है, इसकी वजह से मुझे पहले से मिल रही रेप और हत्या की धमकियां जो है वो बढ़ गई हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब से मेरी पार्टी आपके नेताओं और वॉलंटियर्स ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन, भावनाएं भड़काने और मुझे शर्मसार करने का अभियान चलाया है, तब से मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दे रहे आम आदमी पार्टी के नेता, ये स्वाति मालीवाल का कहना है। स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल के PS पर कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। 13 मई की वो तारीख, जब एक तरफ चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहे थे, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने पुलिस में फ़ोन कर इत्तला किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के जो PA हैं उन्होंने बदसलूकी की है। और उस वक्त जब उनके साथ ही बदसलूकी हो रही थी, अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे, आवास पर ही मौजूद थे, दूसरे कमरे में, बावजूद इसके उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। और देखिए, इस घटना के बाद से लगातार उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है उनका चरित्र हनन कर रही है, उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, टिप्पणी उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसे में स्वाति मालीवाल को अब जान से मारने की धमकियां लगातार जो है वो और ज्यादा मिल रही हैं, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है। बिल्कुल, देखिए, और स्वाति मालीवाल लगातार इस तरह के आरोप जो है वो विभव कुमार पर लगाते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये आरोप बिल्कुल सही हैं और जो भी उन पर झूठे आरोप लगाने का दावा कर रहे हैं उन्होंने उसे भी चैलेंज किया और साफ कहा है कि झूठे दावों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, ये वाकई गलत है। क्योंकि किसी पार्टी को 10 साल 20 साल देना और उसके बाद जो PA की ओर से सवाल खड़े करना, ये गलत है। महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना गलत है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी इस बात की जानकारी साझा की गई है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तो हुई है। और जिस तरह से हर रोज नए नए CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं, इस मामले में खुलासे किए जा रहे हैं, इसके आधार पर ये तो जरूर तय है कि स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई जो है वो की गई है। लेकिन हाथापाई का आरोप जो PA विभव कुमार पर लगाया जा रहा है, क्या वाकई ये उनके ही द्वारा किया गया है, इसको लेकर भी मामले में जांच की जा रही है और मामले में जांच के दौरान ही इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, अमर उजाला में ये खबर छपी है, दुष्कर्म और जान से मारने की मिली धमकी। स्वाति मालीवाल ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब से ये मामला उनके साथ हुआ है, तब से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और पहले भी उन्हें इस तरह की धमकियां मिलती थी, लेकिन अब लगातार इसमें जो है इजाफा हो रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि आपके नेता मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अपना पक्ष रखने के लिए ध्रुव राठी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल और संदेशों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने अपने 2.5 मिनट के वीडियो में कई तथ्यों को शामिल नहीं किया है। इसमें घटना होने के बाद स्वीकार करने के बाद पार्टी का अपने रुख पर यू टर्न लेना, MLC रिपोर्ट पर हमले के कारण चोट की जानकारी, वीडियो का चुनिंदा हिस्सा जारी करना और आरोपी का फोन फॉर्मेट होना, आरोपी को अपराध स्थल से गिरफ्तार करना समेत दूसरे तथ्य शामिल हैं। तो
तो ये कहा गया है उनकी तरफ से पूजा की बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो नजरअंदाज कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार कोर्ट के बाहर अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन स्वाति मालिवाल के चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी, उनकी खुद की पार्टी जो है वो सवाल उठा रही है। हालांकि ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है, बड़ा पद रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं पार्टी में, वो जब सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं, मानते हैं, इस बात को कबूलते हैं कि हाँ, स्वाति मालिवाल के साथ सीएम आवास पर बदसलूकी हुई थी और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और मामले की जांच पुलिस को करनी चाहिए। तो क्या आप अपने खुद के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद की बात को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप ये बात कबूल कर रहे हैं कि संजय सिंह कुछ भी बोल देते हैं, या फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी जब करती है तो बिना सोचे समझे करती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद से लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और स्वाति मालिवाल की मारपीट को लेकर जिस तरह से संजय सिंह ने बयान दिया था जब वो लखनऊ पहुंचे थे, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी उनके साथ हुआ है उस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि मामले की जांच अब तक जारी है और अब तक जो मुख्य आरोपी है, जिसे स्वाति मालिवाल ने आरोपी बनाया है, पीए वैभव कुमार, वो पुलिस के हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि महिलाओं के सम्मान की बात अगर की जाए, आत्मरक्षा की बात अगर की जाए, तो दिल्ली में क्या वाकई ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है? क्योंकि स्वाति मालिवाल जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की ओर से ही उनको भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद वो राज्यसभा के सदस्य तो बनी, लेकिन हाथापाई उनके साथ जो हुई, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का होते हुए भी आखिर उनके साथ इस तरह की हरकत कैसे की जा सकती है। और साथ ही साथ देखिए, स्वाति मालिवाल ये कह रही है कि अगर मुझे बीजेपी का एजेंट आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बता रहे हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि कहा यह जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से स्वाति मालिवाल के साथ हुए हाथापाई को, मारपीट को लेकर, कि स्वाति मालिवाल बीजेपी के साथ मिल चुकी हैं, बीजेपी की एक षड्यंत्र का हिस्सा हैं वो। और उस दिन जब वो पहुंची थी सीएम आवास, वो चाहती थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाए, लेकिन मौके पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, उनसे नहीं मिल पाए, तो वहां उन्होंने पीए विभव कुमार को इस मामले में लपेट लिया। बिल्कुल, और देखिए ये भी तमाम तरह की तथ्य जो है, तर्क जो है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्वाति मालिवाल का चरित्र ही इस तरह का है। उन्होंने कभी अपने पिता पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे, उनका उनके पति के साथ अलगाव रहा है। तो ये तमाम तर्क जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये सवाल ये भी उठता है कि क्या ये तमाम तर्क तब नहीं थे जब आप उन्हें पार्टी में शामिल करा रहे थे, या जब वो राज्यसभा सांसद बनने जा रही थी, तब ये तमाम तरह के सवाल नहीं थे? लेकिन आज अचानक चूंकि आपकी खुद की पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, तो आप इन तमाम चीजों को लाकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी पाक साफ है, पार्टी के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। विभव कुमार, जिनके लिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे राज उनके सीने में कैद है अरविंद केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, और अगर उन पर गाज गिरी तो क्या पता वो तमाम राज जो है वो जनता के सामने आ जाएंगे, कलई खुलकर रह जाएगी। तो उन्हें बचाने की क्या आप कोशिश करें, ये तमाम बातें हो सकता है सामने आ जाए। शायद इसीलिए अब पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो स्वाति मालिवाल पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्वाति मालिवाल का चरित्र ही ठीक नहीं है, और ये तमाम चीजें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर की हैं। बिल्कुल, देखिए, और 25 मई को क्योंकि 7 लोकसभा सीटों पर मतदान था दिल्ली में, और ऐसे में चुनाव से पहले पूरी कोशिश की गई, हर संभव प्रयास किया गया आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने की और उनके एक इमेज पर डेंट देने की। लेकिन अब ये परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली की जनता के मन में जो बात बिठाने की कोशिश की गई थी, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। निशाना साधा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली बार वो पंजाब आए और वहां पर उन्होंने रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने कहा था कि इस आंदोलन से राजनीतिक दल ना बने। केजरीवाल ने गुरु की बात भी नहीं मानी, फिर कहा सीएम बनकर सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, पर आज आलीशान महल में रह रहे हैं। तो तमाम बातों का जिक्र किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उन बातों का जिक्र हुआ है जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे और आम आदमी पार्टी बनकर
तैयार हुई थी। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया था, उनकी सरकार यानी कि आपकी सरकार दिल्ली में बनी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातों का जिक्र किया था। भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, किसी भी तरीके से लोगों का पैसा मैं मरने नहीं दूंगा, लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे सरकारी कार्यालय जाकर फालतू किसी भी काम के लिए, घूसखोरी को खत्म करूंगा, मैं आलीशान बंगले में नहीं रहूंगा, आम पब्लिक के बीच आम जनता के तौर पर उन्हीं की तरह रहूंगा। लेकिन आज जिस तरह का जो लाइफस्टाइल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और उसके साथ जिस तरीके से लगातार वो गिरते जा रहे हैं, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल खड़े किए और कहा अपने गुरु अन्ना हजारे की बात को भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नहीं माना। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कभी ये भी कहा था जब अन्ना आंदोलन का हिस्सा थे कि अगर आप पर आरोप लग रहे हैं और आप वाकई में ईमानदार हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें, जांच पूरी होने दें, जांच में सहयोग करें, ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बारी खुद अरविंद केजरीवाल की आई, जब उन पर आरोप लगे, यहाँ तक कि उन्हें जेल जाना पड़ा, 9 दफा समन भी भेजे गए थे ईडी की तरफ से, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने अपना पद नहीं छोड़ा। तो जाहिर है अगर आप पहले किसी और बात की वकालत कर रहे हैं और अचानक से आप बात से पलट जाते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही कि इतने डबल स्टैंडर्ड्स आखिर कोई कैसे रख सकता है। आप जिस बात को लेकर आप सत्ता में आए हैं, आपने कहा कि भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, अगर वही आरोप आपके ऊपर लगेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक नजर आ रही थी। हमने देखा कि सड़कों पर भी उतरी, यहाँ तक कि अदालत में भी याचिकाएं दायर की गई, अदालत में भी याचिका दायर करके कहा गया कि अदालत इंटरफेयर करे और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा ले। हालांकि अदालत ने इनकार कर दिया, बोला कि हमारा डोमेन नहीं है, हम इस्तीफा नहीं ले सकते हैं किसी भी सीएम से इस तरह से। हालांकि राज्यपाल अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अदालत इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करने से बचती है। बिल्कुल देखिए, और अरविंद केजरीवाल की ओर से सीएम पद से इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर मजबूरी हुई भी तो भी जेल से ही वो सरकार चलाएंगे, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और इसी को लेकर ये सवाल खड़ा किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करते हैं, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति बीजेपी के मंसूबे खतरनाक हैं। ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, तो देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान जारी है। यही वजह है कि उनके नेता आत्मतुष्टिकरण के लिए बयान दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से, चाहे फिर वो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप जहां एक तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन पर, कांग्रेस पर, सपा पर लगाती है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को भी आड़े हाथ ले लिया है। तो देखिए, हेडलाइन हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई, दूसरी हेडलाइन का जिक्र कर देते हैं। अखबार है यहाँ पर अमर उजाला और यहाँ पर छपा है कि 400 पार का नारा देने वाले 140 के लिए भी तरसेंगे, 140 सीटें भी इन्हें हासिल नहीं होंगी। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडली भी बदली जाएगी। ये तमाम बातें उन्होंने कही कि मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडली भी बदली जाएगी। तमाम बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख कहते हुए नजर आए। बलिया पहुंचे थे और कहा कि छठे चरण तक मतदान में लोगों का भाजपा के प्रति गुस्सा जो है वो नजर आया। चुनाव को देखते हुए भाजपा नेताओं की भाषा लगातार बदल रही है। इससे लग रहा है कि यूपी के चुनाव में धराशायी होने जा रहे हैं। 400 पार का नारा दिया है, जनता 400 से हरा देगी। ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। बलिया पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 सालों तक लोगों को धोखा दिया है। युवा, किसान, आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस करे। जबकि दूसरी तरफ INDA गठबंधन का अगर जिक्र करते हैं तो वो लगातार संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, संविधान के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी कहा कि देखिए, अगर भाजपा सत्ता में फिर आई तो बाबा साहब का जो संविधान था, जिस संविधान की बदौलत आज देश में कानून है,
वो संविधान जो है वो बदल जाएगा, संविधान को खतरा होगा। बिल्कुल, देखिए, और संविधान को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान को क्या कोई बदल सकता है? क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ करना किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनने के बावजूद भी क्या इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है वो संविधान को बदलना चाहता है, मुसलमानों को विशेष जो आरक्षण है वो देना चाहता है, लेकिन इसी बीच जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनकी ओर से साफ इनकार किया जाता है, ना तो हम संविधान बदलना चाहते हैं, ना ही हम विशेष आरक्षण का जिक्र करते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश का विकास हो, और इसी के तर्ज पर देश की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है और 140 सीटों से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाएगी, एनडीए नहीं ला पाएगी, और इस बार इंडिया अलायंस का गठन होगा। इस बार इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो बनेगी। हालांकि 7वें फेज के लिए मतदान अभी जारी है। 7th फेज में और ज़्यादा चीज़ें तय हो जाएंगी कि आखिर इस बार क्या होना है, 2024 चुनाव में परिणाम आखिर क्या कहेंगे। देखिए, ये भी कहा गया है कि किसानों की आय को दुगना करने की बात की थी सरकार ने, लेकिन किसानों की खाद की बोरी से 10 किलो चोरी करने का काम किया है। सरकार उद्योगपतियों की है, युवा लगातार बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है। ये भी कहा कि 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा तो दी लेकिन पेपर लीक हो गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। साथ ही साथ ये भी कहा कि नौकरियां नहीं मिली है लोगों को। अगर एक परिवार में 3 सदस्य हों तो इस तरह 1 करोड़ 80 लाख मतदाता भाजपा सरकार से नाराज है। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से अखिलेश ने कहा कि गरीबों पर भाजपा की सरकार बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। तो पेपर लीक का मुद्दा, संविधान को खत्म करने का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो INDIA गठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक बार निशाना साधा। वैसे भी अखिलेश यादव को आप किसी भी मंच से सुनेंगे तो लगातार ये 3-4 मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि क्या बताएं, और ऐसे में अगर INDIA गठबंधन आता है तो बेरोजगारों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, नौकरियां उन्हें दी जाएगी, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दे रही बिल्कुल मोनिका, देखिए, और ये भी विपक्ष की ओर से बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी भी वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। साथ ही जिस तरह से आपने अग्निवीर का जिक्र किया, देखिए, राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर मन से कहा था कि 30 लाख नौकरियों को लेकर जो रिक्त पदे हैं उन्हें भरने का सबसे पहला काम हम करेंगे अगर इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो बनती है तो। और ऐसे में अग्निवीर योजना को समाप्त करने का काम भी विपक्ष की ओर से यानी इंडिया अलायंस की ओर से किया जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपना जो वोट है वो सोच समझकर ही दें। हालांकि इस बीच जानकारी ये भी है कि अब आखिरी यानी 7वें फेज के इलेक्शन 1 जून को होने हैं। 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिला है या फिर कांग्रेस के लिए जनता ने परिवर्तन किया है। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि INDIA गठबंधन जिस तरह से लगातार दावे कर रहा है कि 140 सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तरसती हुई नजर आएगी, NDA गठबंधन जो है वो तरसता हुआ नजर आएगा। ये तमाम बातें जो हैं कितनी साबित होती हैं, क्या कुछ जो दावे हैं वो सही होते हैं, देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और इससे पहले मोनिका अगली खबर का रुख करें। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान पर हमला करने वालों को हराना ही होगा। सासाराम पहुंचे थे जहां पर रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के जो लोग हैं वो नफरत फैला रहे हैं, जो ताकतें संविधान पर हमला कर रही हैं और नफरत की राजनीति कर रही हैं, उन्हें हराना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि सत्ता में आने पर कांग्रेस विरासत कर लाएगी, विरासत टैक्स लाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव बेहद अहम है, लोकतंत्र संविधान को बचाना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा। ये भी देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात नहीं करते, बल्कि इसके उलट लगातार धर्म की राजनीति की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जिनका जनता से
कोई खास सरोकार नहीं है। इसी तरह के मुद्दों को लगातार भुनाया जाता है, जनता को प्रवोक किया जाता है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन चूंकि संविधान को अगर बचाना है तो ऐसे में देश में बदलाव लाने की जरूरत है, ये कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और कहा गया है कि इसीलिए INDIA गठबंधन को वोट दिया जाना जरूरी हो जाता है। बिहार के सासाराम पहुंचे थे और वहीं पर रैली को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल देखिए, और सासाराम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे, प्रियंका गांधी की बात करेंगे, विपक्षी पार्टियों की ही बात क्यों ना कर लें, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम विपक्ष और इंडिया अलायंस की ओर से किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, तृणमूल को हराने का बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कभी भी बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल से टीएमसी को हटाने का जो सपना देखती है भारतीय जनता पार्टी, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उंगली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी हार रही है। टीएमसी चीफ ममता ने दावा किया कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी उम्मीदवारों को जनता ने घुसने ही नहीं दिया है और हाल ही में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, हमला हुआ था, इसके बाद से तो ये तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, वो हमला करते हैं। और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में जीत का, ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि जीत कभी नहीं मिल पाएगी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, समझने की जरूरत है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी है। जाहिर तौर पर लोगों का रुझान जो है वो क्षेत्रीय पार्टी की तरफ रहता है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो आधार खोजने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल में, वो आधार उन्हें नहीं मिलेगा। ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो है वो फिलहाल INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का गठबंधन है जिसमें दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। सामंजस्य की कमी है, वो कोऑर्डिनेशन, वो कोऑपरेशन जो देखने को मिलना चाहिए था, उसमें कमी नजर आ रही है। हालांकि ये भी कहा गया है कि बाहर से समर्थन दे देंगे अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। बीजेपी का कोई आधार नहीं है। और पूछे, जैसे कि हम लगातार देख भी रहे, पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंट जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और लगातार वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ममता बनर्जी की ओर से जो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करने की बात की गई थी, उसको लेकर बाद में ममता बनर्जी ने कहा भी था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जिस तरह से पेश किया गया उस तरीके का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे मोनिका। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बनारस के लोगों से अपील की है और कहा कि मोदी की गारंटी पाने के लिए सही जगह मतदान आपको करना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है और इस सीट से बीजेपी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को वाराणसी पहुंचे और वाराणसी दौरे पर आए विदेश मंत्री ने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करने जा रही है। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काबिज होंगे। तो देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के लगातार अलग अलग मंचों से काफी मुखर नजर आ रहे हैं। और देखिए, खबर की हेडलाइन देखिए, प्रेस राइट बटन फॉर मोदी गारंटी, यानी कि सही बटन का चुनाव करना होगा अगर मोदी की गारंटी आप चाहते हैं, अगर देश में सुरक्षा अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर देश में मजबूत विदेश नीति आप चाहते हैं। तमाम बातें जो है वो एस जयशंकर ने कही हैं। चुनावी मन से बनारस पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक
नेता चाहिए जो मजबूत हो, जिसकी नीतियां मजबूत हो, जो फैसले लेने में, कड़े फैसले लेने में पूरी तरह से सक्षम हो। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान बताते हैं। उन्होंने कहा कि किसान मरते रहे, सरकार देखती रही। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। प्रियंका गांधी ने फतेह बुलाकर सत श्री अकाल के साथ भाषण शुरू किया और देखिए उन्होंने कहा कि शहीदों की धरती है, मैं शहीद की बेटी पोती हूं। पंजाब किसानों की धरती है, किसानों के आदर की परंपरा है, किसान अन्नदाता है, बॉर्डर पर खड़ा जवान भी किसान का बेटा है। बिल्कुल, देखिए किसान मरते रहे, केंद्र सरकार चुप बैठी रही। प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया और ये बयान किसानों के हक में दिया गया प्रियंका गांधी की ओर से। साथ ही साथ कृषि कानून का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि किसान तो मरते रहे लेकिन केंद्र सरकार बैठकर सिर्फ तमाशा ही देखती रही। किसान आंदोलन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का काम प्रियंका गांधी ने किया। इसके अलावा बलिदानियों की धरती पर आई हूं, मैं भी बलिदानी की बेटी हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बयान दिया और किसानों का उन्होंने कहा कि मैं आदर करती हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि किसानों का जो बलिदान है वो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन हमेशा याद रखेगी, जिसे केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार भूल गई। और 3 कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा गया था, उसके तहत ना जाने कितने ही किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। और देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब पंजाब पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो जिम्मेदार है पंजाब की स्थिति के लिए। पंजाब में जिस तरह से नशा लगातार बढ़ता जा रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि स्थिति अच्छी हो तो आपको बीजेपी को ही वोट देना होगा। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जिक्र हुआ है नीतीश कुमार का। भाषण के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जबान फिसली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। एक बार फिर चुनावी सभा में नीतीश कुमार की जबान फिसल गई है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की कामना कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनविया इलाके पहुंचे थे। यहाँ एनडीए प्रत्याशी और भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाषण के बीच में लोगों से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर 400 से ज्यादा सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। बिल्कुल, देखिए मोनिका, और ये काफी कहने में हास्यास्पद है कि आप एक पार्टी का हिस्सा हैं, पार्टी का हिस्सा होते हुए भी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के पीएम है। बावजूद इसके इस तरह का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिया जाता है। उनके मुंह से, उनकी जुबान से गलती से निकल जाता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए नीतीश की जुबान फिसली और उन्होंने कह दिया कि हालांकि अब देखिए उनका ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लगातार ये देखने को मिल रहा है। इसमें मंच पर मौजूद थे संजय कुमार, उन्होंने इशारा भी किया, तब जाकर नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं और वो आगे भी रहेंगे। लेकिन देखिए अब तो शब्द बाहर निकल चुका है और आपने कह ही दिया है कि हालांकि देखिए इस बात का जिक्र किया गया है कि 400 से ज्यादा सीटें हासिल एनडीए करेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, देखिए, और नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे, देश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा। इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया और ये बात उनकी जुबान से गलती से निकला। फिलहाल चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार। नमस्कार।